ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन इंटरफेस, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसमें हम लोगों ने कल एथिक्स का डेफिनेशन वापस से देखा था और उसके बाद उसमें हम लोगों ने एथिक्स एज अ सोशल सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे वैल्यूज क्या होते हैं, है ना, वैल्यूज। और हमने देखा था कि वैल्यूज के हमें कई प्रकार पढ़ने हैं, जैसे कि वैल्यूज होता क्या है, वैल्यूज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वैल्यूज कितने टाइप क्या होती है, वैल्यूज के नेचर क्या होते हैं, और वैल्यूज को हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा ग्लिम्स लिया था। बाकी उसमें से हमने पढ़ा था वैल्यू क्या होती है और वैल्यू के कैरेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे हम अगर क्या पढ़ रहे हैं, वैसे हम पढ़ रहे हैं इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि इथिक्स क्या है। इथिक्स का हमने डेफिनेशन देखा था। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स? मैं लिख देता हूँ ताकि उसी से आगे बढ़ेंगे। एथिक्स, इसको याद कर लेना, एथिक्स इज अ सोशल सिस्टम। एथिक्स क्या है? एथिक्स इज अ सोशल सिस्टम which formulates values and norms for what? Of conduct for the member of the society, member of the society, and attempts to regulate the behavior, and attempts to regulate the behavior of individuals accordingly. Individuals, individuals accordingly, क्या अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। उसके बाद हमने इसमें इथिक्स एज ए सोशल सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और हम चल रहे थे वैल्यूज की तरफ। वैल्यूज में हम लोगों ने देखा था कि वैल्यूज क्या होती हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। जैसे कि वैल्यूज आर द सोशल आइडियल्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक। हमने आइडियल्स में क्या क्या देखे थे, जैसे एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, रिस्पेक्ट, करेज, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ब्लिस, पीस, ट्रस्टवर्दी, ये सब देखा था। उसके बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि हमने समझा था कि they are the standard ideals। उसके बाद they are abstract, values are abstract, मतलब they cannot be perceived, they only can be conceived। उसके बाद हम इसे सीख सकते हैं, values can be learned। उसके बाद values are deep rooted in our personality, values are stable but not 100%, values are the standard of evaluating people, values can be arranged according to the hierarchy। हमने एग्जांपल दिया था पर्टिकुलर, अगर हम पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, पीस, कंपैशन की बात करेंगे, ब्लिस की बात करेंगे, तो सबसे ऊपर किसे रखेंगे? ब्लिस को। ठीक है, तो एक बार यहाँ से कर देता हूँ। जैसे ये है वैल्यूज, वैल्यूज वैल्यूज की कई सारी चीजें हमें पढ़ने हैं। हमने उसमें से क्या पढ़ लिया? व्हाट, वैल्यूज क्या है, व्हाट हमने खत्म कर लिया। फिर हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक हमने इसको भी खत्म कर लिया। अब हम चलते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यू, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैल्यूज का नेचर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है या सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, स्टैटिक है या डायनामिक है। उसके बाद वैल्यूज को हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ, नेचर समझेंगे, नेचर के बाद कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं, लर्निंग या इनकलकेशन, इनकलकेशन। ये सब समझेंगे।
तो हम समझते हैं टाइप्स। तो देखो भाई, वैल्यूज को ना दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन और एक होता है लेस इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ वैल्यूज, इसका क्लासिफिकेशन होता है दो चीजों में, दो पार्ट में। एक को हम कहते हैं इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है लेस इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। क्लियर है? अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन को पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग लेस इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो अगर इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये कई भागों में फिर से डिवाइड किया जाता है। जैसे एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एंड टर्मिनल। एक डिवाइड करते हैं हम, वैल्यूज आर इंस्ट्रूमेंटल एंड टर्मिनल। मैं समझाऊंगा अभी सब क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटल एंड टर्मिनल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल्स एंड टर्मिनल्स। एक होता है वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक होता है वैल्यूज कैन बी फाउंडेशनल और एरिया स्पेसिफिक, फाउंडेशनल और एरिया स्पेसिफिक। समझ में आया? तो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन में हम वैल्यूज को तीन भाग में अगेन डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? वैल्यूज कैन बी यूज एज ए इंस्ट्रूमेंटल और टर्मिनल, वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और वैल्यूज कैन बी फंडामेंटल और एरिया स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक। अब समझो इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है। देखो, जैसे अगर तुम्हें कुएं से पानी निकालना रहेगा तो कुएं से पानी निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? रस्सी और बाल्टी। तुम कुएं से पानी क्यों निकाल रही हो? तुम्हें प्यास लगी है, मतलब तुम्हारा एक एंड है, मतलब जो मोटो है, टारगेट है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए तुमने कुछ चीजों का इस्तेमाल किया। समझ में आया? तो तुमने जिन चीजों का इस्तेमाल किया उसे हमने कहा इंस्ट्रूमेंट, और तुमने जो अचीव किया उसे हमने कहा टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है एंड, अंत क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब है तुम किन चीजों का इस्तेमाल कर रही हो। इंस्ट्रूमेंट मतलब रिजल्ट नहीं, रिजल्ट मतलब टर्मिनल हो गया, इसको हम रिजल्ट कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, तुम किसका इस्तेमाल कर रही हो, तुम किसका इस्तेमाल कर रहे हो। प्यास लगा था, प्यास कुआं है, और प्यास को बुझाने के लिए तुमने कुएं से पानी निकालना है, तुमने रस्सी और बाल्टी का इस्तेमाल किया। तो रस्सी और बाल्टी क्या हो गए? तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट हो गए। तुमने पानी निकाला और पी लिया, तुम्हारा प्यास बुझ गया। तो प्यास बुझ जाएगा, ये तुम्हारा क्या था? रिजल्ट था या टारगेट था। इसी तरीके से एथिक्स की दुनिया में अगर हम कोई चीज काम करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? सुख। सुख, हम इसको कहेंगे कि ये हमें मिलेगा ब्लिस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, है ना, पीस, पीस। ये ब्लिस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, पीस हो गया, ये भी एक तरीके की वैल्यूज हैं कि नहीं है? है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज किस टाइप में आ जाएंगी? टर्मिनल वैल्यूज, टर्मिनल वैल्यूज। ठीक है, टर्मिनल वैल्यूज। अच्छा, ये ब्लिस, पीस और हैप्पीनेस ये हमें मिला कैसे? हो सकता है कि हमने किसी की हेल्प करी, हेल्प। हो सकता है हमने किसी से झूठ नहीं बोला, यानी हमारा ऑनेस्टी। समझ में आया? हो सकता है हमने किसी के प्रति दया दिखाई, कंपैशन, कंपैशन। तो ये सारी की सारी चीजें
किस टाइप की वैल्यूज कहलाएंगी? इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि तुमने किसी की के प्रति दया दिखाई, यानी कोई भूखा था, तुम कार से जा रही थी और कार सिग्नल पर रुकी, दरवाजा खटखटाया, मतलब कांच तुम्हारा दरवाजे का, और तुमने कांच नीचे किया तो देखा कि एक बच्चा है, इसका एक आंख फूटी हुई है, एक हाथ में कटोरा है और दूसरा हाथ टूटा हुआ है, और वो कह रहा है कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो तुमने उस वक्त उसे तुम्हारे पास देखा कि खाना पड़ा हुआ है, बर्गर, पिज्जा, जो भी है, बिस्किट, तुमने उस बिस्किट को दे दिया, तो तुम्हें कुछ क्षण के लिए क्या प्राप्त हुआ? खुशी, हैप्पीनेस। तुमने कहा कि तो चलो मैंने किसी की हेल्प करी। तो हेल्प करने के लिए तुमने एक इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया, वो था कंपैशन, और तुम्हें रिजल्ट मिला हैप्पीनेस। समझ में आया? तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज और टर्मिनल वैल्यूज में फर्क पता चला क्या? क्या फर्क होता है? हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जिन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। टू अचीव अवर गोल, टू अचीव अवर गोल we use some values, that values are called instrumental values। इंस्ट्रूमेंटल समझे? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। ओके, उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज से हमें जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट में क्या हो सकता है? परमानंद हो सकता है, खुशी हो सकती है, हैप्पीनेस की शांति हो सकती है। ठीक है, ये सारे के सारे कहलाएंगे टर्मिनल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज समझ में आ गया? अब हम आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगे कि तुम्हारे लिए किसी ने कुछ किया तो तुम उसे कहती हो थैंक यू। थैंक यू कहा किसी को? एक थैंक यू वर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड है या धन्यवाद जिसको हम अगर किसी को यूं ही कह देना तो वो भी अगर कल को कुछ होगा और तुम उसके पास मदद मांगने के लिए जाओगी तो एक बार सोचेगा, कहेगा हाँ यार कोई बात नहीं, इतनी अच्छी लड़की है, मतलब थोड़ा सा भी काम हो जाता है तो थैंक यू कह देती है। थैंक यू या ग्रेटिट्यूड करना किसी को तुम्हारे प्रति उसके अंदर एक भावना जनरेट करती है, जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या कुछ कर सकती है। तो अगर मैं कहूँ कि ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एक तरीके का क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। किसी की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट पॉजिटिव वैल्यू है। हमेशा ईमानदार रहना, ऑनेस्टी पॉजिटिव वैल्यू है। समझ में आ रहा है? यानी हर एक ऐसी वैल्यूज जिससे हम किसी दूसरे को खुशी दे सकें। ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट करने से क्या सामने वाला तुम्हें चाटा मार के चला जाएगा? लेकिन डिसरिस्पेक्ट करोगी तो मार सकता है, मार सकता है। तो जो तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, या ग्रेटिट्यूड की जगह थैंकलेसनेस, थैंकलेसनेस, इसको जीवन में आजमा के देखना। कोई कुछ भी तुम्हारे लिए करे उसको तुम ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो, उसका रवैया देखना। उसके बाद किसी ने कुछ काम किया उसको कुछ मत कहना, दोबारा फिर काम पड़े तो उसके पास जाना, उसका रवैया ऑब्जर्व करना, देखना एथिक्स तुम्हें महसूस होगा कि हाँ मतलब जो चीज मैंने पढ़ी है वो सच में एग्जिस्ट करती है, वो चीजें होती हैं ऐसी। क्या? तो थैंकलेसनेस ये क्या है? एक नेगेटिव वैल्यू है। किसी की रिस्पेक्ट ना करना या डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट करना ये क्या है? एक नेगेटिव वैल्यू है। किसी के प्रति ईमानदार न रहना यानी डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी ये क्या है? एक नेगेटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने टर्मिनल, इंस्ट्रूमेंटल, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बारे में समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? अब हम समझते हैं कि फाउंडेशनल और एरिया स्पेसिफिक वैल्यूज क्या होती है। फाउंडेशनल में अगर हम बात करें, जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बिगिनिंग ईयर्स में जो वैल्यूज दी जाती हैं, जैसे उसके घर में है ना, उसके घर में अगर दो भाई बहन है और मम्मी कहती है कि देखो बेटा
जो भी सामान आए उसको मिल बांट के खाओ, यानी शेयरिंग करना। शेयरिंग करना। उसके बाद मम्मी ने कहा कि देखो बेटी, झूठ नहीं बोलते हैं, ऑनेस्टी, ठीक है। पापा ने बताया कि देखो बेटी, जब कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए साधु संत तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उन्हें मतलब कि दान देना। एक तरीके का क्या है, ये फाउंडेशनल वैल्यू है, यानी ऐसी वैल्यूज जो तुम्हारे बिगनिंग ईयर में सिखाई जाए। बिगनिंग ईयर में सिखाई जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, फाउंडेशनल वैल्यूज। फाउंडेशनल वैल्यूज, समझ में? क्या तुम्हें बिगनिंग ईयर में कोई ये सिखाता है, बच्चे कैसे पैदा करना है, एमएससी कैसे करना है, हाँ, जहाज कैसे उड़ाना है? ये कोई तुम्हें फाउंडेशनल में सिखाता है? स्टार्टिंग में पैदा होते ही सिखाना शुरू कर देता है? नहीं। लेकिन जब ये चीजें तुम सीखने लगो, जैसे तुमने गई मास्टर में एमएससी किया, उसमें तुमने सीखा कि बायो बायो के लिए सीखा कि भाई किसी भी इंसान का डीएनए कैसे चेंज कर देना है? किसी इंसान को घोड़े से गधा कैसे बना देना है, ठीक है। किसी महिला का दिमाग एक महिला से दूसरी महिला में कैसे ट्रांसप्लांट कर देना है, या किसी पेड़ में उगने वाले फल को हम दूसरे पेड़ में कैसे उगा सकते हैं, या किसी जहाज को कैसे उड़ाना है, बंदूक से गोली कैसे मारना है। यानी तुम जिस एरिया में जा रही हो, उस एरिया से जो तुम्हें सीख मिल रही है, वहां से जो वैल्यूज मिल रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एरिया स्पेसिफिक वैल्यूज। एरिया स्पेसिफिक वैल्यूज। अब मान लो एरिया स्पेसिफिक में अगर मैं कहूँ कि तुम बन गई आईएएस। आईएएस, क्या आईएएस बनने के बाद लोग तुमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं कि तुम ऑनेस्ट रहो? एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो ऑनेस्टी क्या हो गई, तुम आईएएस हो, एरिया स्पेसिफिक में ऑनेस्टी एक वैल्यू हो गई, एरिया स्पेसिफिक वैल्यू। क्या लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे कि तुम लोगों के प्रति मतलब कि क्या कहते हैं, कंपैशन रखो? कंपैशन रखो, दया, मतलब कि कोई आए तुम्हारे ऑफिस में तो तुम उसको बैठने के लिए कहो, पानी ऑफर करो। ऐसा नहीं, खड़े रहो, मुर्गा बन जा, पहले मैं तुझे 2 झापड़ मारूंगी फिर तेरी बात सुनूंगी। ऐसा कोई एक्सपेक्ट करेगा? नहीं। तो आईएएस बनने के वक्त, आईएएस जॉब है, हम लोगों की सर्विस करते हैं, वहां पर ऑनेस्टी, कंपैशन, एनो जो एनोनिमिटी होती है। एनोनिमिटी मतलब तुमने जो काम कर दिया, एनोनिमिटी मतलब अज्ञात रहना, अज्ञात रहना, ठीक है। मतलब तुमने लोगों के लिए जो काम किया उसका ढिंढोरा नहीं पीटना। जैसे किसी गरीब की या हेल्प करी, या कहीं पर कुछ सड़क बनवाया तो मार पूरा फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब हर जगह अपना ढिंढोरा पीट के देखो, ये आईएएस जो भी फलाना फलाना नाम रहे वो लगा करके, ये मैंने काम कर दिया, ये कर दिया, पूरा ढिंढोरा पीटना, ये तुम्हारे एरिया स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तुम्हें एनोनिमस बने रहना है, तुम्हें गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, बस, और कुछ नहीं। लोगों का हेल्प होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो एनोनिमिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है आईएएस के फील्ड में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैंने तुमको या गवर्नमेंट ने तुमको क्या बना दिया, जज बना दिया है, जज। तो एक जज से लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ऑनेस्ट रहे, जस्टिस दे, है ना, जस्टिस दे, ठीक है, जस्टिस दे। उसके बाद वो जो रिक्वायर्ड पनिशमेंट है उस हिसाब से पनिशमेंट दे। ये नहीं कि पैसे ले, करप्ट ना रहे, ठीक है, करप्ट ना रहे, समझ में? तो हम जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड में हमें जिन वैल्यूज की जरूरत होती है उन्हें हम कहते हैं एरिया स्पेसिफिक वैल्यू। देखो, घूम फिर के जो मैंने स्टार्टिंग में वैल्यूज बताए हैं वही होती है, बस उसे अलग अलग जगह पे तुम्हें क्या करना है, ऐसे डिवाइड कर देना है, बांट देना है, कौन सी जगह पर कौन सी वैल्यूज को हम लाएंगे। नाम अलग अलग दे दिया है, बाकी क्या, अब इंस्ट्रूमेंटल में ऑनेस्टी की जगह कुछ और आ रहा है? नहीं,
है वही वैल्यू, बस उसी वैल्यू को हमें अलग अलग जगह पे क्या करना है, फिट करना है। अच्छा, यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा, समझ में? तो अगर हमें इंस्ट्रूमेंटल, टर्मिनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फंडामेंटल, एरिया स्पेसिफिक, खाली इन सब का मतलब पता रहेगा तो हम वहां पर फिट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन के सारे वैल्यूज समझ में आ गए। अब हम चलते हैं लेस इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन की। लेस इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। लेस इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन में मतलब कि ऐसे वैल्यूज जो बहुत प्रीवेलेंट नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा उन पे बातचीत नहीं होती, जैसे सेकुलर। सेकुलर क्या हर इंसान बात बात पर सेकुलरिटी की बात करता है? तुम गाड़ी में जा रही हो तो तुम बात करने लगोगे मुझे सेकुलर रहना चाहिए, है? बस में जा रही हो तुम्हें सेकुलर रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही कम जगह यूज होता है ये सेकुलर वर्ड। अच्छा, इस सेकुलर वर्ड के अंदर कौन से टाइप के वैल्यूज आ जाएंगे? तो जैसे हम सेकुलरिटी की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, हम सारे धर्मों को एक समान माने, हम किसी एक धर्म के प्रति झुकाव ना रखें, यानी म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, है ना? म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। उसके बाद ब्रदरहुड या सिस्टरहुड, ब्रदरहुड या सिस्टरहुड, है ना? चाहे कोई मुस्लिम हो या चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई जैन हो, सब मेल है तो भाई भाई बन कर रहे हैं, और फीमेल है तो अरे बहन तू, अरे बहन मैं, ऐसे ऐसे सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये नहीं कि है तू मुस्लिम है मैं तेरी थाली में खाना नहीं खाऊंगी, हट तेरे साथ में बैठूंगी, हट तू सिख है पगड़ी को बांधता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो लेस इंपॉर्टेंट में पहला आ गया सेकुलर कैटेगरी। सेकुलर कैटेगरी में हमें वैल्यूज देखने को मिले जैसे म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड। उसके बाद इसमें आता है रिलीजियस कैटेगरी, ठीक है? रिलीजियस, रिलीजियस में क्या होता है, जैसे कुछ रिलीजन होंगे जहां पर एनिमल सेक्रीफाइसेस दी जाती हो, है ना? एनिमल सेक्रीफाइसेस, जैसे हिंदू या मुस्लिम दोनों में दी जाती है एनिमल सेक्रीफाइसेस। मुस्लिम में हम बकरीद की समय देखते हैं, और हिंदू में जब ये अपना क्या कहते हैं दुर्गा देवी का त्योहार आता है, को दशहरा वक्त, दशहरा, है ना? दशहरा वगैरह के टाइम वेस्ट बंगाल साइड में क्या दिया जाता है, तब बलि वली दी जाती है तब। तो एनिमल सेक्रीफाइसेस क्या हो सकते हैं, एक वैल्यूज है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जहां पर पेड़ों की पूजा की जाती होगी, ट्री वर्शिप, ट्री वर्शिप। आज भी हम देखते हैं जो हिंदू कम्युनिटी है अपने इस में महिलाएं जो होती हैं वो वट के वृक्ष को क्या बांधती हैं, जैसे धागा बांधती हैं, गोल गोल घूमती हैं, पीपल का लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, है ना? ट्री वर्शिप एक क्या है, ये रिलीजियस वैल्यूज के अंडर आते हैं, ठीक है? रिलीजियस वैल्यूज के अंदर आते हैं, ठीक है? रिलीजियस वैल्यूज के अंदर आते हैं। अच्छा, कुछ वैल्यूज ऐसे होंगे जो यूनिवर्सल होंगे, यूनिवर्सल यानी दुनिया में हर जगह उन्हें एक्सेप्ट किया जाता होगा। जैसे क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो पीस के खिलाफ हो? सब लोग पीस चाहते हैं, हाँ? अब ये मत कहना नॉर्थ कोरिया पीस नहीं चाहता है, पागल पागल लोग रहे हैं तो उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो भी तो पीस चाहता होगा अपने, वो भी चाहता होगा कि उसके एरिया में जो लोग हैं उसके खिलाफ दंगा फसाद ना करे, उसके खिलाफ आवाज ना उठाए, सब शांति से बने रहे, और कोई अगर आवाज उठाता है तो वो उठ जाता है, समझा? हाँ। तो पीस क्या है, एक यूनिवर्सल वैल्यू है। उसी तरीके से ब्रदरहुड,
ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, सिस्टरहुड, ये क्या है? यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। समझ में आया? अच्छा, लेस इंपॉर्टेंट वैल्यूज में आते हैं एक, जिन्हें हम कहते हैं पैरोकियल वैल्यूज। ये याद रखना, पैरोकियल वैल्यूज। पैरोकियल वैल्यूज क्या होते हैं? जो दुनिया के किसी कोने में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया में एग्जिस्ट करने वाले वैल्यूज। क्योंकि एथिक्स पूरी वर्ल्ड में बात करती है। अगर पूरे वर्ल्ड में 1% भी कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसकी बात एथिक्स में जरूर होगी। ठीक है? तो ये जो पैरोकियल वैल्यूज हमने कहेंगे, जो एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड के किसी स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है? वैल्यूज मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैल्यूज एग्जिस्टेड इन a specific area of the world, क्या है इसका एग्जाम्पल? तो इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे वेगानिज्म समझते हैं? वेगानिज्म, देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, और एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है? नॉन वेजिटेरियन वाले तो भाई मुर्गा मच्छी मटन दबा के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेजिटेरियन वालों का है कि वो प्रिफर करते हैं नहीं खाने के लिए, लेकिन उसमें मुर्गा मच्छी मटन बनाने के लिए जो मसाले वगैरह लगते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? जो वेगानिज्म होते हैं, ये लोग उनका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो कोई चमड़े की बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चमड़े का पर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, चमड़े का जूता इस्तेमाल नहीं करेंगे, चमड़े का जैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, लहसुन प्याज अदरक को नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो जो एनिमल से रिलेटेड कोई भी चीजों को कंज्यूम नहीं करता है, उसे हम कहते हैं वेगानिज्म। ठीक है? वेगानिज्म, वो ये प्रिफर करते हैं। जो भैंस है, भैंस के दूध को भी वो लोग नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो भैंस का दूध है वो भैंस के बच्चे के लिए है। ठीक है? भैंस के बच्चे के लिए है, लेकिन अगर हम उन्हें पी रहे हैं तो हम उनकी हक को छीन रहे हैं, और इससे हमें पाप लगेगा, या हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी? वो वॉयलेट होंगी एक तरीके से। समझ में आ रहा है? तो वेगानिज्म, क्या पूरी दुनिया में ऐसे लोग देखे जाते हैं? नहीं, कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया में ऐसे लोग मिलते होंगे सोसाइटी के। ठीक है? गिने चुने। तो वेगानिज्म क्या है? एक तरीके का पैरोकियल वैल्यू है, पैरोकियल वैल्यू है। उसके बाद उसके बाद कुछ ट्राइब्स भारत में ही शायद वो ट्राइब्स पाए जाते हैं, कुछ जो भारत में होते हैं, या जो अफ्रीका वाले जो रीजन होते हैं वहां पर भी होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने के लिए ना, एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं ट्राइब्स। इनकी वैल्यू क्या है? ए स्पिट्स ऑन ईच अदर फॉर सेक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है? जैसे तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आता है, या कोई शादी वादी होती है, तो क्या करते हो? मेहमान आता है तो घर में बिठाते हो, चाय नाश्ता पानी पूछते हो। शादी में कोई आता है तो उसका वेलकम करते हो। तो वैसे ही इन ट्राइब्स में जो होते हैं, ये अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं, मसाई ट्राइब्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है? मसाई ट्राइब्स, मैंने मसाई ट्राइब्स जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मसाई ट्राइब कहाँ होते हैं। तो वहां के लोग वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं। अब से कटोरा भर भर के नहीं थूक देंगे, खार के गले से निकाल के, ऐसा थोड़ा अमाउंट में, ऐसा जैसे हम लोग गंगा जल छिड़कते हैं ना ऊपर, शादी में कोई आते हैं, आइए आइए वेलकम, ये लीजिए गंगा जल, भले ही नल में से पानी भर के लाए रहे हो, कटोरा में रखा है, दिखा है गंगा जल छिड़क रहे हैं। तो ऐसे ही ये ट्राइब्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं। ठीक है? क्लियर है?
तो क्या ये पूरी दुनिया में देखा जाता है कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर थूक रहे हैं? नहीं, ये उनका कल्चर है, ये उनकी वैल्यूज है, वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही भारत में कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ पर एक महिला के साथ 3-3 4-4 जो पुरुष होते हैं वो शादी करते हैं। जैसे कि अगर एक घर में 4 द्रौपदी वाली कहानी याद है द्रौपदी की? द्रौपदी के 5 पति थे, ठीक है? तो वैसे ही माना जाता है कि वो जो ट्राइब्स हैं भारत में, वो अपने आप को उन्हीं पांडवों के वंशज मानते हैं और वो उन्हीं परंपराओं को कैरी आउट करते हैं कि जिस घर में मतलब कि 5 या 4 जितने भी हों, 2-3 जितने भी पुरुष हों, वो सब के सब एक ही महिला के साथ क्या करेंगे? शादी करेंगे। और उनमें ऐसा सिस्टम है कि जो पहला बच्चा होगा वो माना जाएगा कि भाई वो जो बड़ा का भाई होगा उसका होगा। दूसरा बच्चा उस दूसरे वाले का होगा। तीसरा बच्चा तीसरे वाले का। नहीं तो इसमें तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कि भाई बच्चा है किसका, है कि नहीं? है ना? तो इसमें उनका एक वैल्यू सिस्टम है। वो एक औरत 4-5 पुरुषों के साथ शादी करती है, ये भी है। उसके बाद अफ्रीका में ही कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, उनके यहाँ ऐसी परंपरा है कि अगर कोई गेस्ट जैसे मान लो कि ये है एक घर एक और एक घर, मान लो यहाँ से इनका कोई फ्रेंड यहाँ आया एज अ गेस्ट, तो ये क्या करेंगे कि अपनी पत्नी को फॉर 1 नाइट प्रोवाइड करेंगे अपने फ्रेंड को। समझ में आया? ये इनके यहाँ की वैल्यूज है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है द नामीबियन ट्राइब्स वर सेक्स इज ऑफर्ड टू द गेस्ट। और ये जो थूकने वाले हैं, स्पीट करते हैं, ये सारे के सारे ये मसाई ट्राइब्स, ये जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये लोग का ट्रेडिशन है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, ये किसके अंडर आती हैं? पैरोकियल वैल्यूज के अंडर। पैरोकियल वैल्यूज के अंडर। तो लेस इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस में क्या क्या हो गया? सेकुलर वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज और पैरोकियल वैल्यूज। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट समझ में आया क्या? इनमें कहीं कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट। ओके।